वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 2 के बारे में। प्रारंभ 1 बैच काफ़ी अच्छी गई, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर खुद को एनरोल किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी खुद को एनरोल नहीं कर पाए हैं। इसीलिए प्रारंभ 2 बैच को लॉन्च किया गया है 12 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा कि 12, 13 और 14 जुलाई को प्रारंभ की फ्री एक्सेस सभी के लिए अवेलेबल होगी, ताकि आप कोर्स को चेक कर सकें और उसकी क्वालिटी को जज कर सकें। इसमें 1200 से ज़्यादा घंटों के वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्री और मीन्स की टेस्ट सीरीज़ होगी, सीसैट की क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी की वीडियोस और टेस्ट सीरीज़ होगी। ओवरऑल एक कंपोजिट प्रिपरेशन इस कोर्स के माध्यम से 2022 के लिए की जा सकती है। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एम्बरग्रेस के बारे में है। एम्बरग्रेस यानी कि व्हेल वॉमिट, व्हेल की उल्टी, ये टॉपिक है। पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई पुलिस के सामने 2 मामले आए, जहां पर उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वो इलीगल तरीके से एम्बरग्रेस को बेचने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, एम्बरग्रेस एक बहुत ही प्रेशियस सब्सटेंस होता है। 1 किलो एम्बरग्रेस यानी कि व्हेल की उल्टी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। क्योंकि इंडिया में इसे बेचना इलीगल है, इसीलिए इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। एम्बरग्रेस एक फ्रेंच वर्ड है ग्रे एम्बर के लिए, जिसे व्हेल वॉमिट कहा जाता है। ये एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कई बार समंदर में तैरता रहता है और किनारे आ जाता है। जो लोग किनारे रहते हैं, मछुआरे या फिर कोई और, ये उनके हाथ लग जाता है। एम्बरग्रेस किसी को मिलने का मतलब ये है कि उसके हाथों में खजाना आ गया हो। अगर वहां पर ये लीगली बेचा जा सकता है तब तो वो माला माल हो जाएंगे। अगर लीगली नहीं बेचा जा सकता तो लोग इसे इलीगली बेचने की कोशिश करते हैं। एम्बरग्रेस हमें स्पर्म व्हेल से मिलता है, जो कि व्हेल की एक प्रजाति है। और स्पर्म व्हेल में भी सभी स्पर्म व्हेल्स एम्बरग्रेस नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि उनमें से लगभग 5% ही एम्बरग्रेस प्रोड्यूस करती हैं। देखिए, जो स्पर्म व्हेल्स होती हैं वो थाउजेंड्स के नंबर में जो स्क्विड बीक्स होती हैं उनको दिन भर में खाती हैं। स्क्विड एक प्रकार का घोंघा होता है। बीक उनकी चोंच नुमा आकृति होती है जो सॉलिड होती है, उसे पचाना मुश्किल होता है। अब देखिए, स्क्विड का जो बीक होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो आसानी से पचता नहीं है। तो व्हेल का पेट, जो कि कई हिस्सों में बटा होता है, एक घुमावदार इंटेस्टाइन के रूप में वो पेट में से गुजरता है। चूंकि वो पच नहीं पाता तो सॉलिडिफाई होने लगता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में एम्बरग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद व्हेल उसे अपने एक्सक्रेटा के फॉर्म में बाहर कर देता है, निकाल देता है। इसलिए कई बार लोग इसे कहते हैं कि इसे व्हेल वॉमिट कहना ही गलत है। केमिकली एम्बरग्रेस में कई सारी चीजें होती हैं, लाइक एल्कलॉइड, एसिड्स और एक स्पेसिफिक कंपाउंड एम्बरीन, जो कोलेस्ट्रॉल की तरह ही होता है, जो स्पर्म व्हेल्स निकालते हैं। जो एम्बरग्रेस होता है वो वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि इसका परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे इसीलिए कई बार फ्लोटिंग गोल्ड, तैरता हुआ सोना भी कह दिया जाता है। 1 किलो एम्बरग्रेस की कीमत लगभग 1 करोड़ है इंटरनेशनल मार्केट में। परफ्यूम मार्केट में इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इसकी खुशबू कस्तूरी की तरह होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। ऐसा भी माना जाता है कि दुबई जैसे देशों में, देखिए दुबई जैसे देशों में इसकी ज़्यादा डिमांड है बिकॉज वहाँ का जो परफ्यूम मार्केट है वो काफ़ी ग्रोन है। एंशिएंट इजिप्ट में इसे जलाकर खुशबू निकाली जाती थी और कई सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरियस बीमारियों को क्योर करने के लिए। इसी लिहाज से ये एक बहुत ही रेयर लेकिन प्रेशियस सब्सटेंस बन जाता है। स्पर्म व्हेल की बात करें, इसे कैचलॉट भी कहा जाता है। ये दांतों वाले व्हेल्स में सबसे बड़ी होती है। इसका जो आगे का मुंह होता है वो चौकोर होता है, जबकि नीचे का जबड़ा काफी पतला होता है। देखिए ये, इसीलिए इसे आसानी से, ये जबड़ा काफी पतला होता है, इसीलिए इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। डार्क ब्लू ग्रे इसका कलर होता है या फिर ब्राउनिश। व्हाइट पैचेस इसकी बॉडी पर होते हैं और पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं। ये कुछ ऐसे, ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनके माध्यम से इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है लगभग पूरी दुनिया में। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। ये सारी बातें एम्बरग्रेस और स्पर्म व्हेल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होमो लोंगी के बारे में है। चाइना के रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में एक एंशिएंट स्कल को खोजा है, उसके बारे में रिसर्च कंप्लीट की है और ये कहा कि ये इंसानों की एक नई स्पीसीज है और कई मामलों में इसे हमारा नियरेस्ट एंसेस्टर भी बताया जा रहा है। रिसर्चर्स ने इसे नाम दिया है होमो लोंगी और एक निकनेम भी इसे दिया गया, दैट इज ड्रैगन मैन, बिकॉज चाइना में एक रिवर बहती है, ड्रैगन रिवर, नॉर्थ ईस्ट चाइना में,
वहीं पर इस स्कल को ढूंढा गया था। यह स्कल हाल फिलहाल में नहीं ढूंढा गया, रैदर 1933 में ही इसे डिस्कवर कर लिया गया था। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर तब गया जब ये पूरा स्ट्रक्चर एक लेबरर को मिलता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चाइना में। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1933 काफी वोलाटाइल टाइम पीरियड था चाइना में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उसके बाद शुरू हो गया था, तो शायद इसे रिसर्च पर्पज से बचाने के लिए छुपा दिया गया था, जो अभी मिला और फिर इस पर रिसर्च की गई और काफी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए। जो ड्रैगन मैन है ये 1,40,000 साल से 3,09,000 साल के बीच का बताया जा रहा है। जो स्कल हमें मिला है वो एक मैच्योर आदमी का है जिसका ब्रेन काफी बड़ा है, डीप सेट आईज हैं और उभरी हुई नाक है। जो स्कल है वो काफी बड़ा है, एवरेज स्कल जो अदर ह्यूमन स्पीसीज का है इंक्लूडिंग अपना जो होमोसैपियंस का है उससे काफी बड़ा। जो ब्रेन का साइज है वो लगभग होमोसैपियंस से मिलता जुलता है। ये डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ड्रैगन मैन है, अगर इस पर और अच्छे से रिसर्च हो रही है तो ये माना जा रहा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बदलाव करेगा। हमारे जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स माने जाते हैं वो हैं निएंडरथल्स, होमोसैपियंस के सबसे नजदीक, लेकिन अब कहा जा रहा है कि होमोलोंगी हमारे नियरेस्ट एंसेस्टर्स हैं। जैसे कि देखिए होमोसैपियंस के जस्ट पहले निएंडरथल्स थे, लेकिन अब हमारे जस्ट पहले होमोलोंगी होंगे और उसके पहले निएंडरथल्स होंगे। तो थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा इतिहास में, अभी इन रिसर्चेस पे और काम होंगे, उसके बाद ये बदलाव हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरियाज के बारे में है। हाल ही में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने वर्चुअली एक इवेंट को रिलीज किया, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो लिडार बेस्ड सर्वे के ऊपर है, 10 राज्यों के फॉरेस्ट एरियाज के लिए उस पर बात हुई। लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए ये जो सर्वे किया जाएगा ये वेबकॉस के द्वारा किया जाएगा। 2020 के जुलाई में ये प्रोजेक्ट इनको दिया गया था, 18 करोड़ की इसकी कॉस्ट थी और 26 राज्यों में इसे इंप्लीमेंट किया जाना था, अभी 10 में शुरू किया जाएगा। वेबकॉस की बात करें तो मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करती है। 10 राज्य जो मैप किए जाएंगे दोज विल बी आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। लिडार टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें लाइट के माध्यम से एक 3D इमेज तैयार की जाएगी। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर ये है कि हम पता करें कि वहां का टेरेन कैसा है। ऐसा तो नहीं कि पानी बरसेगा और बह के तुरंत निकल जाएगा, फ्लोरा और फौना के लिए पानी वहां रुकेगा नहीं और जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज भी नहीं होगा। ये जानकारी हमें इस इमेजिंग के जरिए मिल जाएगी, तो फिर वहां पर बदलाव किए जाएंगे। कोशिश ये की जाएगी कि बरसात का पानी कैच किया जाए और जो रन ऑफ स्ट्रीम है उसे रोका जाए। राज्यों को इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी और इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्यों को पैसा दिया जाएगा कंपा के तहत। जो फंड है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपा इस पैसे को देगी। जो जंगल काटे जाते हैं उनके कंपनसेशन के तौर पे पैसा मिलता है, इंडस्ट्रीज के द्वारा दिया जाता है, उसी पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को सही करने के लिए किया जाएगा। लिडार की बात करें तो रिमोट सेंसिंग मेथड है ये, जहां पे पल्स्ड लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस पर किसी चीज को मैप करने के लिए। लाइट पल्सेस छोड़ी जाती हैं, उसके माध्यम से हम प्रिसाइज 3D इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अर्थ के जिस सरफेस पे वो लाइट पल्सेस छोड़ी जाती हैं वहां यूजुअली लिडार जो इक्विपमेंट है इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होती है लेजर लाइट, दूसरा स्कैनर और तीसरा GPS रिसीवर। यूजुअली इस इक्विपमेंट को एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स पे लगा दिया जाता है। तरीका बहुत आसान सा है, लाइट को जमीन पर छोड़ा जाता है, वो लाइट जमीन पर जाकर एरिया को मैप करता है, टेरेन को मैप करता है और फिर लाइट वापस आती है। लाइट के जाने और आने का समय होता है जिसके माध्यम से हम दूरी पता कर सकते हैं कि जिस एरिया को मैप किया गया है वो लिडार से कितनी दूरी पर है और वो टेरेन कैसा है, ऊपर नीचे। इसके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाएगी जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसके टेरेन की, और हम कंजर्वेशन एफर्ट्स और बेहतर कर सकते हैं। 2018 के प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, मोबाइल फोन ऑपरेशंस, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग ऑफ पावर ग्रिड्स। आपको बताना था सही जवाब क्या है। तो ऐसे सवाल जैसे GPS टेक्नोलॉजी पे पूछ रहे हैं तो वो लिडार पे भी पूछ सकते हैं, यू मस्ट नो। वैसे इसका सही जवाब ऑल 1, 2 एंड 3 है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईडी के बारे में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभी 8,000 करोड़ रुपए जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको ट्रांसफर किए हैं, एग्जैक्टली 8,441.50 करोड़। इन बैंक्स का लॉस हुआ है लगभग 22,000 करोड़ का।
क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स कमिट किए गए हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के द्वारा। ये सभी लोग देश छोड़कर चले गए। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी यहीं पर है, वो ईडी ने कैप्चर किया और अभी उन्हें ऑक्शन करके पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। तो जितना पैसा मिला है उसे बैंक्स में बांट दिया गया है, बाकी और पैसा रिकवर होगा तो और बांटा जाएगा। लगभग 18,000 करोड़ का एसेट हमें मिला है, धीमे धीमे उसका डिवीजन होगा, उनको ऑक्शन किया जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो ईडी को 1 मई 1956 को बनाया गया था इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत, जिसे जो फेरा 47 यहां पे इंडिकेट करता है 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में जो लॉज बनाए गए हैं उनके वायलेशन को हैंडल करने के लिए 1957 में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया। प्रेजेंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फंक्शन करता है। मैंडेट, इसके पास 2 कानूनों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, फेमा और पीएमएलए। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। कंपोजिशन की बात करें तो एक तो ये अपने पर्सनल्स को डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं जिनके माध्यम से ये इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी ऑफिशियल्स को प्रोबेशन पे, डिप्यूटेशन पे ले लेते हैं, लाइक कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, वहां से भी ऑफिशियल्स को चुना जाता है। इन दोनों कानूनों के अलावा ये जो फ्यूजिटिव्स हैं जो इंडिया से भाग गए, जिनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018 के तहत कवर किया गया है, उनके केसेस को भी प्रोसेस करने की जिम्मेदारी ईडी को ही दे दी गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ILO में जो इंडिया का टर्म था वो अब खत्म होने वाला है, इसी रेफरेंस में ये आर्टिकल न्यूज में आया था। ILO यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ये UNDP का भी मेंबर है यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंडेट ये है कि ये दुनिया भर में लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, लोगों के, वर्कर्स के जो काम करने का अधिकार है उसको प्रमोट करते हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, सोशल प्रोटेक्शन मिले, और जो भी वर्क रिलेटेड इश्यूज है उन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी ILO लेता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जो ट्राइपार्टाइट फंक्शन करता है, मतलब इसमें 3 पार्टीज आती हैं, एक पार्टी गवर्नमेंट, दूसरी एम्प्लॉयर्स और तीसरे वर्कर्स। ये 187 मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से 186 तो 193 जो UN मेंबर्स हैं उनमें से हैं, और एक एक्स्ट्रा है कुक आइलैंड जो ILO का पार्ट है। इंडिया ILO का फाउंडिंग मेंबर है, हालांकि इसे 1919 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1919 में इसे बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ट्रीटी को किया गया था, कंडक्ट किया गया था, ताकि साइन किया गया था, दुनिया भर में पीस बनी रहे। इसी उद्देश्य से यह आधार बनाया गया कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो मजदूरों के लिए काम करेगा, वर्कर्स के लिए, और हम सोशल जस्टिस इंश्योर करेंगे। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया तो ILO को 1946 में उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। 1969 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। गवर्निंग बॉडी इसकी एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो सारे डिसीजंस लेती है, चाहे वो पॉलिसी, प्रोग्राम, एजेंडा या फिर बजट से रिलेटेड हो। फर्दर ये अपने डायरेक्टर जनरल को भी चुनते हैं। ये जिनेवा में मिलते हैं। इनकी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, फर्दर सेकंड जो है वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने अभी प्रोजेक्ट सी बर्ड को रिव्यू किया, जो कि करवार नेवल बेस पर तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट सी बर्ड ये एक बहुत ही बड़ा नेवल इंफ्रा प्रोजेक्ट है, कर्नाटका के करवार में ये चल रहा है। प्रोजेक्ट के में हम करवार में एक बहुत बड़ा नेवल बेस तैयार कर रहे हैं जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर होगा। ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाने के बाद ये वेस्ट कोस्ट पर हमारा सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। फर्दर सुएज कनाल की अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो ये सबसे बड़ा नेवल बेस होगा जो तैयार रहेगा इंडिया में। फायदा ये होगा कि इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ेगी, हम ट्रेड, इकोनॉमी, ह्यूमैनिटेरियन एड और जो वहाँ पर पायरेसी वगैरह होती है उसे भी कंट्रोल करने में ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल FATF के बारे में है। अभी FATF ने डिसीजन लिया है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा जाएगा, जिसके बाद FATF न्यूज में आया। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसे G7 की समिट के दौरान स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। FATF कोशिश ये करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। हालांकि ये केस बाय केस नहीं जाते, ये सीधा ऐसी एक्टिविटीज के लिए कंट्री को ब्लेम करते हैं और उसी कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट करना और प्रमोट करना
कि हम लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स ले सकें जिसके माध्यम से हम मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो इससे जुड़े हुए खतरे हैं उनको रोक सकें, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो बढ़िया से काम करता रहे। इसका हेडक्वार्टर वही है जहां OECD का है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, मतलब कि पेरिस में। इसके 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया FATF का मेंबर है। FATF प्लीनरी, ये इसका एक सेशन होता है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। FATF की प्लीनरी साल में 3 बार होती है, जहां पर सभी मेंबर्स आपस में मिलते हैं। FATF में 2 लिस्ट तैयार की जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहा जाता है, हालांकि इनके ऑफिशियल नाम अलग हैं। ग्रे लिस्ट को जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में रखा जाता है। जिन कंट्रीज को इसमें रखा जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग को या फंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं। उन्हें ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि उन्हें वार्निंग दी जा रही है कि आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसे काउंटर नहीं करते। तो ग्रे लिस्टिंग में कोई लीगल सैंक्शंस तो नहीं लगाए जाते, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं, मतलब वो देश इंटरनेशनल लोन्स वगैरह नहीं ले पाएगा। अगर कोई कंट्री इसके बाद भी अपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं करता तो ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसका ऑफिशियल नाम है कॉल फॉर एक्शन। अगर कोई देश लगातार नॉन कोऑपरेटिव बना हुआ है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके खिलाफ लीगल और फाइनेंशियल दोनों प्रकार के एक्शंस लिए जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। एम्बरग्रेस, इसे फ्लोटिंग गोल्ड कहा जाता है, परफ्यूम मार्केट में इस्तेमाल होता है। होमोलोंगी 1933 में डिस्कवर किया गया, नाइजीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ईडी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ILO 1919 में बनाया गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के पार्ट के रूप में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। ये पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे। यही नहीं, सारे PDFs वहीं मिलेंगे, तो उसे ज्वाइन करना जरूरी है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर से ओनली एज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओनली एज, नथिंग एल्स। आप सिंपली जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं, आपको 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।